आगे आइएगा बेटे, अगला जो ऑर्गन होगा हमारा, ये ऑर्गन होगा समवृत्ति अंग, यानी ये जो ऑर्गन है, ये ऑर्गन है बेटे यानी समवृत्ति। इसको इंग्लिश में याद रखें आप, इसे कहोगे एनालोगस, एनालोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन यानी द ऑर्गन विच सिमिलर इन फंक्शन बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर एंड द ओरिजिन, यानी ऐसे अंग जो अब उल्टा हो जाएगा बेटे, यानी यहां संरचना और उत्पत्ति में तो ये अलग अलग होंगे, लेकिन फंक्शन में ये अंग क्या होंगे, समान होंगे, फंक्शन में ये समान होंगे। तो इन अंगों की समानता जो कहलाएगी वह समवृत्तिता कहलाएगी, एनालोगी कहलाएगी, और एनालोगी के आधार पर जो विकास होगा उसे अभिसारित या कन्वर्जेंट इवोल्यूशन यहां पर कहेंगे। तो क्या होगा बेटे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कि एक ही आवास में, ये ध्यान रखना बच्चों, एक ही आवास में अगर विभिन्न जातियां पाई जाती है और उस आवास में विभिन्न जातियों में जो कार्य के आधार पर समानता पाई जाएगी उसे आप कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कह सकते हो। बहुत सारे उदाहरण यहां पर अपन देखेंगे, है ना। तो ये यहां पर आप देखिएगा। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा, यानी इसका समवृत्ति अंग यानी एनालोगस। तो बेटे पहला पॉइंट से अपन शुरुआत करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा इसका क्या रहेगा, नंबर 1, यानी यह अंग समानता, ध्यान रखना बेटे, संरचना, संरचना तथा उत्पत्ति, संरचना तथा उत्पत्ति में असमान, असमान, ध्यान रखना बेटे, संरचना उत्पत्ति में असमान, परंतु ये याद रखना बेटे, परंतु कार्य, कार्य में समान, परंतु कार्य में समान। तो ये आपको याद रखना है कि ये संरचना उत्पत्ति में तो रहेंगे बेटे असमान, ये याद रखना, और कार्य में रहेंगे ये समान। तो ध्यान रखना समानता किस में दर्शाएंगे, यानी किसके आधार पर दर्शाएंगे, कार्य के आधार पर। तो फिर ये जो समानता पाई जाएगी यानी कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर, ध्यान रखना बेटे, कार्य के आधार पर पाई जाने वाली समानता, पाई जाने वाली समानता, पाई जाने वाली समानता, और इस समानता को आप क्या कहेंगे, इस समानता को कहोगे एनालोगी, इस समानता को आप कहोगे एनालोगी यानी समवृत्तिता, समवृत्तिता, याद रखना बेटे, इस समानता को कहोगे एनालोगी। तो ध्यान रखना, कार्य के आधार पर कोई समानता पाई जाएगी तो यह समानता कहलाएगी एनालोगी। क्लियर। और एनालोगी जो होगी यहां पर याद रखना बेटे, एनालोगी जो है, एनालोगी कौन सा विकास, अभिसारित, याद रखना अभिसारित, एनालोगी अभिसारित यानी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन प्रदर्शित करती है, अभिसारित विकास प्रदर्शित करती है, अभिसारित विकास प्रदर्शित करती है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, अभिसारित विकास प्रदर्शित करती हैं। तो ये आप देख लें ध्यान से, अभिसारित विकास प्रदर्शित करती हैं। तो यहां आप देखें, एक बात मैं रिपीट कर रहा हूं बेटे, ध्यान से समझ लें आप यहां पर, कि एक तो है संरचना और उत्पत्ति के आधार पर तो ये अंग असमान होंगे, परंतु याद रखना बेटे कार्य के आधार पर ये समान होंगे। यहां तक क्लियर। कार्य के आधार पर जो समानता पाई जाएगी, इस समानता को एनालोगी, वर्ड याद करना, एनालोगी यानी समवृत्तिता कहेंगे। और समवृत्तिता ध्यान रखना बेटे अभिसारित विकास प्रदर्शित करती है। तो यहां पर आप देखो अभिसारित विकास। अब यह अभिसारित विकास क्या होगा, यहां पर आप देख लीजिएगा अभिसारित विकास। तो इसको आप यहां पर थर्ड पॉइंट में आप देख सकते हैं, यानी फोर्थ पॉइंट में, कि एक ही आवास में, ये याद रखना बेटे, एक ही आवास के अंदर आपको अलग अलग सजीव मिलेंगे। यहां ध्यान से समझो कि एक ही तालाब है या नदी है या कोई समुद्र है, तो बेटे समुद्र के अंदर आपको व्हेल भी मिलेगी, छोटी मछलियां भी मिलेगी, बड़ी मछलियां भी मिलेगी, कछुए भी मिलेंगे, और जो है ऑक्टोपस भी मिलेंगे। यहां आप देखोगे कि इनके अंगों में तो असमानता है, लेकिन सारे के सारे सजीव केवल एक ही समानता प्रदर्शित कर रहे हैं,
और वह समानता है कार्य या तैरना। तो कार्य के आधार पर जो समानता पाई जाएगी बेटे उसको कहेंगे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो मैं आपको बता देता हूं कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है। एक ही आवास में, ये वर्ड याद रखना बेटे, एक ही आवास में उपस्थित, एक ही आवास में उपस्थित विभिन्न प्रजातियां, एक ही आवास में उपस्थित विभिन्न प्रजातियों, एक ही आवास में उपस्थित विभिन्न प्रजातियों में पाई जाने वाली, ध्यान रखना बेटे, पाई जाने वाली कार्य की समानता, यानी यहां पर याद रखना पाई जाने वाली कार्य की समानता, पाई जाने वाली, ये वर्ड याद रखना, पाई जाने वाली कार्य की, ये वर्ड याद करना बेटे, कार्य की समानता, कार्य की समानता अभिसारित विकास कहलाती है। अभिसारित यानी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन यानी अभिसारित विकास कहलाता है, अभिसारित विकास कहलाता है, अभिसारित विकास कहलाता है। तो बच्चों यहां आप देख ले कि अभी अभी अपन ने क्या पढ़ा, यानी एनालोगस। तो एनालोगस को मैं वापस फिर रिपीट कर रहा हूं, जो आपको याद रखना है कि शरीर में पाए जाने वाले ऐसे अंग जो संरचना और उत्पत्ति में तो अलग अलग होते हैं लेकिन बेटे कार्य में समान होते हैं। तो ये जो कार्य में समान होंगे तो ये जो संबंध रहेगा, कार्य के आधार पर जो संबंध है, उस संबंध को आप एनालॉजी यानी समवर्तीता कहेंगे। और समवर्तीता कौन सा विकास प्रदर्शित कर रही है, तो बेटे याद रखना वह अभिसारित विकास प्रदर्शित करती है, यानी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। मतलब अलग अलग जगह से एक ही जगह पर कई प्रजातियां आ गई और आकर बेटे वहां पर वो क्या कर रही है, अभिसारित विकास। यानी ऐसे याद रखोगे कि अभिसारित विकास में न्यू होगा कि अलग अलग जगह से कई सारी प्रजातियां एक ही आवास में आ गई और एक ही आवास में आकर बेटे वह संरचना में तो अलग अलग है लेकिन उस एक आवास में वह किसी न किसी एक फंक्शन के लिए समानता प्रदर्शित कर रही है। तो यहां आप देख ले कि एक ही आवास में उपस्थित विभिन्न प्रजातियों में पाई जाने वाली, बच्चों ये याद रखना, पाई जाने वाली कार्य की समानता, पाई जाने वाली कार्य की समानता अभिसारित विकास या फिर जो है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन प्रदर्शित करती है। अब बच्चों इसके एग्जाम्पल देखें, कितने एग्जाम्पल है इसके, है ना, एग्जाम्पल। तो ये देखो बेटे इसके एग्जाम्पल अपन देखते हैं। पहला एग्जाम्पल अपन लेते हैं, तो पहला एग्जाम्पल यानी यहां ले लें तितली, तितली कोमा पक्षी, तितली कोमा पक्षी कोमा चमगादड़, चमगादड़ के पंख, चमगादड़ के पंख। अब इसको आपको समझना है क्योंकि यहां पर अपन लिखेंगे नहीं बेटे, तितली पक्षी, ये ध्यान रखना, तितली पक्षी और चमगादड़ के पंख। अब देखो तितली के पंख बेटे मुलायम होते हैं, उनमें कोई हड्डियां नहीं पाई जाती। पक्षियों के पंखों में हड्डियां पाई जाती लेकिन खोखली होती है। और चमगादड़ के जो पंख होते हैं वो त्वचा के रूपांतरण से बनते हैं, ये याद रखना। तो बेटे तीनों की तीनों संरचना में अलग अलग है ये, लेकिन सबका कार्य क्या है, सबका कार्य है उड़ना। तो उड़ने का कार्य इन दोनों में समान है। तो एक उदाहरण तो ये याद करना, देखो बेटे अगर पक्षियों के पंख और साथ में जो है क्या कहते हैं तितली के पंख और ये पक्षी के पंख और चमगादड़ के पंख, ये आपस में एनालोगस हैं, ये होमोलोगस नहीं है, ध्यान रखना। क्लियर? क्योंकि चमगादड़ के जो पंख होते हैं ना वह पेटिजिया कहलाते हैं जो त्वचा के रूपांतरण से बनते हैं, और जो पक्षियों के पंख होते हैं उनमें खोखली हड्डियां पाई जाती है जिन्हें न्यूमेटिक अस्थियां कहते हैं, जिनमें हवा भरी होती है, शरीर में उत्प्लावनता आती है। और तितलियों के पंखों में हड्डियां नहीं पाई जाती, याद रखना। तो ये संरचना में तीनों अलग अलग हैं लेकिन फंक्शन में बेटे क्या है, समान है। उसके बाद में दूसरा उदाहरण यहां पर अपन देखेंगे। दूसरा उदाहरण अगर आप देखोगे बेटे तो यहां पर मनुष्य का हाथ,
मनुष्य का हाथ व हाथी की सूंड, वह हाथी की सूंड। तो ये याद रखना, मनुष्य का हाथ व हाथी की सूंड। तो बेटे मनुष्य का हाथ और हाथी की सूंड का काम उठापटक करना है कि अपन भी इन हाथों से कई कार्य करते हैं, और उसी तरह से जो हाथी की सूंड है वह भी विभिन्न कार्य करने में काम आते हैं, लेकिन संरचना क्या है, अलग अलग है। उसी तरह से आप तीसरा उदाहरण देख लीजिएगा, मनुष्य की आंख, मनुष्य की आंख तथा ऑक्टोपस की आंख, तथा ऑक्टोपस की आंख। तो ये याद रखना, मनुष्य की आंख तथा ऑक्टोपस की आंख। तो ये दोनों की आंखें बड़ी बड़ी होती है, लेकिन उत्पत्ति अलग अलग होती है। उसके अलावा बेटे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, और ये एनालोगस होता है किसका, मीजोसोम। अब जब कभी आपने कोशिका को पढ़ा होगा बच्चों, तो कोशिका में जो जीवाणु कोशिका होती है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंतर्वलन से एक रचना बनती है जिसको मीजोसोम कहते हैं, और ये मीजोसोम शोषणकारी होता है। जिस तरह से हमारी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया शोषणकारी होता है, उसी तरह से याद रखना कि जीवाणु कोशिका में मीजोसोम शोषणकारी होता है। इतना आपको याद रखना है। उसके अलावा यहां पर बेटे केचुए की, ये याद रखना, केचुए की क्लोरोगोगन सेल, क्लोरोगोगेन सेल, और ये मनुष्य के लिवर का एनालोगस है, मनुष्य का लीवर, मनुष्य का लीवर। तो ये यहां पर इसका एनालोगस है। तो आप देख लें और भी कई सारे उदाहरण हैं। अगर यहां पर लाइसोसोम, लाइसोसोम बेटे लाइसोसोम एनालोगस है स्पिरोसोम का, स्पिरोसोम, लाइसोसोम, और ये एनालोगस है स्पिरोसोम का। दोनों में आपको बता दूं कि दोनों कोशिका में पाए जाने वाली माइक्रोसोम है जो कि एकल झिल्ली से घिरी हुई रहती है। अब दोनों संरचना ध्यान रखना बेटे कि लाइसोसोम के अंदर तो स्ट्रोमा भरा होता है, जबकि इसके अंदर स्ट्रोमा नहीं पाया जाता। लाइसोसोम जो होते हैं ये बेटे ध्यान रखिएगा अधिकतर पचाने का काम करते हैं, जबकि यहां आप देखो कि लाइसोसोम के अंदर पाए जाते हैं जल अपघटनकारी एंजाइम। उसी तरह के एंजाइम आपको किसमें देखने को मिलेंगे, स्पिरोसोम के अंदर। तो यहां आप देख लें, यहां पर आप देख लें बच्चों क्या क्या मैंने एग्जाम्पल बताए, तितली, पक्षी और चमगादड़ के पंख। ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद करना ही करना है, आपको ध्यान रखना। जबकि अगर आ जाए चमगादड़ का पंख, उसके अलावा वेल का पंख और मनुष्य का हाथ, तो बेटे ये कैसे है, होमोलोगस है। लेकिन तितली का पंख, चमगादड़ का पंख और पक्षी का पंख अगर ये आ जाए तो फिर ये एनालोगस है। तो एक तो ये याद रखना है। उसके अलावा आप ये देखो कि मनुष्य की आंख और ऑक्टोपस की आंख ये भी एनालोगस है, माइटोकॉन्ड्रिया और मीजोसोम ये भी एनालोगस है। केचुए की क्लोरोगोगन सेल, याद करना जब केचुआ पढ़ोगे तो इसकी एक सेल होती है क्लोरोगोगेन सेल। तो बेटे ये जो क्लोरोगोगेन सेल है, ये क्लोरोगोगेन सेल भी मनुष्य जो है क्या कहते हैं, मनुष्य के यकृत की समझा एनालोगस है। क्यों, क्योंकि ये दोनों का कार्य है यूरिया बनाना, यानी दोनों बेटे यूरिया का निर्माण करते हैं। इस आधार पर जो है ये आपस में समानता प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद में आप देखो तो लाइसोसोम और स्पिरोसोम ये दोनों का कार्य बेटे यानी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो इस तरह से ये हमारे पास में दूसरा ऑर्गन था जिसको आपने पढ़ा, और ये ऑर्गन था बेटे हमारे पास में संवृत्ति। अब अगले ऑर्गन की ओर आते हैं अपन। तो अगला जो ऑर्गन होगा ये होगा अवशेषी अंग। आइएगा ये अवशेषी अंग क्या होते हैं, तो यहां बेटे अवशेषी अंग को यहां कहोगे आप यानी वेस्टिजियल, वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन, अवशेषी अंग, अवशेषी अंग, अवशेषी अंग, या फिर इसे कहा जाएगा वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन। तो होते क्या है बेटे, यानी शरीर में मौजूद तो होते हैं, शरीर में मौजूद तो होते हैं लेकिन बेटे कार्य विहीन होते हैं। तो ऐसे अंगों को कहा जाता है अवशेषी अंग। तो याद रह जाएगा, यानी शरीर में मौजूद ऐसे अंग जो कार्य विहीन तथा अल्प विकसित होते हैं, इन्हें जो है अवशेषी अंग कहा जाता है। तो आइएगा अपन डेफिनेशन दे देते हैं बेटे अवशेषी अंगों की।
यानी शरीर में उपस्थित वह अंग शरीर में उपस्थित वह अंग जो अल्प विकसित तथा कार्यविहीन होते हैं। अल्प विकसित तथा कार्यविहीन, वर्ड याद करना, कार्यविहीन होते हैं, अवशेषी अंग कहलाते हैं। अवशेषी अंग कहलाते हैं, अवशेषी अंग कहलाते हैं। तो बच्चों यहां पर याद कर लें कि शरीर में उपस्थित वह अंग जो अल्प विकसित होते हैं और कार्यविहीन होते हैं, लेस डेवलप एंड लेस फंक्शनल होते हैं, तो यह अंग कहलाते हैं अवशेषी अंग। एक बार फिर रिपीट कर लें, शरीर में मौजूद तो होते हैं लेकिन बेटे वो कार्यविहीन होते हैं और अल्प विकसित होते हैं, जो ये कहलाएंगे अवशेष। अब इसे क्या पता लगेगा कि ये जरूर शरीर में अवशेषी है यानी कार्यविहीन है, लेकिन बेटे कभी न कभी तो ये किसी न किसी के अंदर तो सक्रिय रहे होंगे। तो अवशेषी अंगों के आधार पर हमें हमारी पूर्वावस्था का पता लगता है, एटेविज्म का पता लगता है, पूर्वावस्था का पता लगता है। तो शरीर में मौजूद वह अंग जो अल्प विकसित होते हैं और कार्यविहीन होते हैं। मनुष्य में कुल अवशेषी अंग, ये याद रख लें, मनुष्य में उपस्थित कुल अवशेषी अंग, कुल अवशेषी अंग, मनुष्य के शरीर में उपस्थित कुल अवशेषी अंग। और ये याद रखोगे 180, यानी बेटे मनुष्य एक पुराना कबाड़ खाना है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो विकास है कई पूर्वजों से होता हुआ होगा बेटे। तभी तो आप देखो कितने अवशेषी अंग, 180 अवशेषी अंग। तो फिर यहां पर देखें मनुष्य में उपस्थित मुख्य अवशेषी अंग, ये यहां पर आप देखें मनुष्य में उपस्थित मुख्य अवशेषी अंग, अवशेषी अंग। अब इसमें पहला अवशेषी अंग जो मैं ले रहा हूं वह निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, यानी जिसको कहोगे आप निमेशक झिल्ली, निमेशक झिल्ली। तो ये बेटे जिसको निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, निमेशक झिल्ली भी कहा जाता है। और ये कहां होती है, यानी यहां पर देखिएगा कि इस तरह से ये यहां पर नोज है, तो बेटे यहां पर ये जो आईज होती है इस तरह से, ये यहां पर आईज होती है, तो ये तो हमारा नेत्र होता है, इस जगह पर ये प्रेजेंट होती है ना। तो ये होती है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, यानी यहां आप देख लें कि ये जो है नोज है उसके जस्ट पास में होती है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन यानी निमेशक झिल्ली। तो ये जो निमेशक झिल्ली है ये मनुष्य में बेटे पाई तो जाती है लेकिन ये कार्यविहीन है। लेकिन जिन जंतुओं में ये पाई जाती है ये आंख के ऊपर फैल करके उसकी सफाई का कार्य करती है। तो एक अवशेषी अंग तो ये याद रखना। दूसरा जो अवशेषी अंग है, दूसरा अवशेषी अंग वो है बेटे यहां पर यानी सीकम, सीकम और या फिर जो है क्या कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो ये भी थोड़ा याद करना, यानी अवशेषी अंग जो है ये है यहां पर हमारे पास में एक तो सीकम और एक वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, सीकम और एक है बेटे वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। अपेंडिक्स ये मनुष्य के आंत्र में पाए जाते हैं और यहां पर सेल्यूलोज का पाचन होता है जो कि मानव के अंदर नहीं होता है। उसके बाद में आपको याद रखना है कि उसके अलावा बेटे यहां पर ईयर पिन्ना मसल्स, कर्ण पल्लव पेशियां, कर्ण पल्लव पेशियां, कर्ण पल्लव पेशियां यानी ईयर मसल। तो ध्यान रखना कई बच्चे क्या समझते हैं कि हमारे जो ईयर पिन्ना है ये ईयर पिन्ना ही अवशेषी है। गलत जवाब है बेटे, क्योंकि ईयर पिन्ना अगर अवशेषी होते और यहां से इसको हटा देते तो हमारे कान में इतना सा छेद आता
कि कोई कीप लगाकर अपन को किसी चीज को सुनना होता, याद रखना। लेकिन ये कान क्या करते हैं, ध्वनि तरंगों को इकट्ठा करके और ये हमारे मध्य कर्ण के अंदर भेजते हैं। तभी तो याद है ना, कोई अगर कुछ बुराई करता है तो कान तो रहता है, ये हाथ और लगा लेते हैं पीछे ताकि कोई तरंग निकल नहीं जाए, ताकि अपन ना सुन सके। तो बेटे ध्यान रखना, सुनने के लिए ध्वनि तरंगों को ये जो कर्ण पल्लव है ये इकट्ठा करके हमारे अंदर अंतःकरण में भेजते हैं। तो ये अवशेष नहीं है, लेकिन हाँ, हम हमारे कान को हिला नहीं सकते। ऐसा नहीं कि हमारे पीछे से कोई बुराई करता है तो बिना मुड़े कान को ही मोड़ ले अपन, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। जबकि बिल्लियों में, कुत्तों में बेटे इस तरह से कान को ये हिला देते हैं। तो ये कान के अंदर जो कर्ण पल्लव पेशियां पाई जाती है, ये मनुष्य में क्या होती है, ये मनुष्य में बेटे अवशेषी होती है, कर्ण पल्लव अवशेषी नहीं होता। उसके बाद में आगे चलो तो बेटे 4th नंबर पर यहां पर याद रखना, यानी उदर पेशियां। उदर पेशियां, उदर पेशियां यानी इसको एब्डोमिनल मसल्स कहते हैं। जैसे बेटे ये यहां पर पेशियां होती है, तो आपने भी देखा होगा कि इस तरह से यहां पर ये बहुत सारे जो है एक्सरसाइज करने वाले व्यक्ति इस तरह से मसल्स बना लेते हैं बेटे। तो ये मसल्स कहलाती है उदर पेशियां। जैसे सलमान खान वगैरह को आपने देखा होगा, तो आप मुझे बता दो, सलमान खान शर्ट उतार के इनको दिखाने के अलावा कोई और काम में लेता है क्या? नहीं लेता है। तो याद रखना, इनका बॉडी के अंदर कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत से व्यक्ति एक्सरसाइज करके 6 एब्स बना लेते हैं, 2 एब्स बना लेते हैं। तो ये एब्स जो होते बेटे, ये एब्डोमिनल मसल्स ही होती है। तो इनका दिखाने के अलावा कोई बॉडी के अंदर कार्य नहीं है, तो ये याद रखना। उसके अलावा बेटे याद रखना कि पांचवा जो कार्य होगा, पांचवा जो कार्य होगा ये होगा शरीर पर उपस्थित रोम। शरीर पर उपस्थित रोम तथा नर में उपस्थित निप्पल। नर में उपस्थित निप्पल। तो ये भी याद रखोगे कि शरीर पर उपस्थित जो रोम हैं, इनका भी कोई फंक्शन नहीं होता, और साथ में जो नर में पाए जाने वाले निप्पल होते हैं बेटे, इनका भी कोई कार्य नहीं होता। तो ये भी मानव में अवशेषी पाए जाते हैं। और एक यहां पर छठा याद कर लेना, यानी तीसरा मोलर दांत, यानी थर्ड मोलर टीथ। थर्ड मोलर टीथ, जिसको विजडम टीथ भी आप कहोगे, जिसे अक्कल दाढ़ भी बेटे आप कहोगे। तो ये जो विजडम टीथ होती है या अक्कल दाढ़ होती है, ये भी याद करना बेटे, ये तीसरा मोलर दांत है, क्योंकि ये इतने पीछे होती है कि वहां तक जाते जाते ये भोजन को चबाने में मदद नहीं करती है, याद रखना। इस कारण से इसको बोला जाता है मानव में अवशेषी। तो याद कर लो बच्चों, कौन कौन से मुख्य मैंने आपको बता दिए जो मानव में अवशेषी होते हैं। पहला तो निमेशक झिल्ली जो हमारे आंख के यहां पर पाई जाती है, ये याद रखना। दूसरा सीकम और वर्मीफॉर्म एपेंडी। जब आप एलिमेंट्री कैनाल पढ़ोगे तो बेटे बड़ी आंत का एक दूसरा पार्ट होता है या पहला पार्ट होता है सीकम। तो सीकम एक छोटी चेंबर नुमा रचना होती है जहां पर सेल्यूलोज का पाचन होता है। मनुष्य में सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है, इस कारण से मनुष्य के अंदर यह अवशेषी होती है। इसी के पीछे एक छोटी सी अंगुली नुमा रचना होती है जिसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। तो बेटे यह भी मनुष्य में अवशेषी होता है, लेकिन कभी कभी इसमें सूजन आ जाती है जहरीले पदार्थ भरे होने के कारण। तो बेटे पेट में बहुत अचानक खतरनाक पेन होता है जिसको एपेंडाइसिटिस कहते हैं। तो इसका एक ही इलाज है, ऑपरेशन करके इसको हटा दिया जाता है। उसके बाद में बेटे कर्ण पल्लव पेशियां। तो हमारे इन कानों में पेशियां नहीं मतलब पाई तो जाती है, लेकिन बेटे विकसित नहीं होती। यही कारण है कि हमारे कानों को अपन इधर उधर नहीं हिला सकते। काश अगर ऐसा हो जाता तो गर्मी के दिनों में जैसे लाइट जाती ना, तो बच्चे छोटे छोटे कानों को हिलाने के और एक दूसरे को हवा करते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसके अलावा फिर याद रखना उदर पेशियां। कई बेटे बॉडी बिल्डर जो होते हैं वो हमारे इस एब्डोमिनल पार्ट में इन पेशियों के गट्स बना लेते हैं, है ना। तो जिन्हें अपन एक तरह से पैक्स बोलते हैं, जैसे 8 पैक्स या 6 पैक, इस तरह से। तो बेटे ये दिखाने के अलावा इनका कोई बॉडी में काम नहीं है। उसके अलावा शरीर पर उपस्थित रोम, यानी हमारे शरीर पर जो बाल पाए जाते हैं, सिर पर नहीं बेटे, शरीर पर और जगह पर जो बाल पाए जाते हैं, हाथों पर, इन पर, क्या ये सर्दी को रोकते हैं? है ना, नहीं रोकते। यानी बॉडी के अंदर इनका कोई फंक्शन नहीं होता। नर जो होता है बेटे,
अगर कोई आपसे पूछ ले बताओ स्तन ग्रंथियां किसमें पाई जाती है, तो नर और मादा दोनों में पाई जाती है, लेकिन मादा के अंदर बेटे ये सक्रिय होती है और नर के अंदर ये निष्क्रिय होती है। तो नर के अंदर जो निपल पाए जाते हैं उनका भी कोई कार्य नहीं होता। और लास्ट में तीसरा मोलर दांत है जो कि हमारी दाढ़ के सबसे एंड में आता है बेटे, ध्यान रखना 18 से 25 साल की उम्र में आता है, उसे थर्ड मोलर दांत या फिर उसको कहते हैं यानी विजडम टीथ। तो ये तो था हमारे पास में यानी मनुष्य में पाए जाने वाले अवशेषी अंग, अवशेषी अंग। तो ये ध्यान रखना बेटे, क्लियर। अब यहां पर अपन देखेंगे अगला जो टॉपिक आएगा हमारा, ये आएगा अनुकूली विकिरण। अब इसको मैं आपको पहले डेफिनेशन बता देता हूं। अनुकूली विकिरण क्या होगा बेटे, यानी इसको आप बोलोगे यानी एडाप्टिव रेडिएशन, यानी इसको कहा जाता है एडाप्टिव रेडिएशन। ये ध्यान रखना, अडैप्टिव रेडिएशन, अडैप्टिव रेडिएशन। अब इसकी आपको डेफिनेशन समझनी है कि यहां पर आप देखो बेटे, ये तो उदाहरण है, ये तो उदाहरण है डार्विन के फिंचे, ये उदाहरण है डार्विन के फिंचे, और ये उदाहरण है मार्सुपियल एनिमल्स, है ना, वो अपन यहां पर देखेंगे। तो ये यहां पर आप देखिएगा ये सारे के सारे हैं मार्सुपियल्स एनिमल। अब ये एडाप्टिव रेडिएशन क्या होता है ये देखना है। हाँ, एडाप्टिव रेडिएशन क्या होता है बेटे कि यहां पर देखिएगा एक ही भौगोलिक क्षेत्र में, यानी इसकी डेफिनेशन आप लिख लें इस तरह से, यहां पर एक ही भौगोलिक क्षेत्र में उपस्थित प्रजातियों का, एक ही भौगोलिक क्षेत्र में उपस्थित प्रजातियों का अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में प्रसारित होना, प्रसारित होना। बस ये इसकी डेफिनेशन याद कर लें, फिर मैं एग्जांपल तो बताऊंगा इसे यहां पर कि एक ही भौगोलिक क्षेत्र में उपस्थित प्रजातियों का अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में प्रसारित होना। ये ध्यान रखना बेटे, इस पर याद रखना, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में प्रसारित होना। तो ये कहलाता है एडाप्टिव रेडिएशन। परिभाषा ध्यान रख लो, एक ही आवास में या एक ही भौगोलिक क्षेत्र में बेटे कई सारी प्रजातियां हैं, फिर ये प्रजातियां वहां से अलग अलग क्षेत्र में प्रसारित हो गई तो फिर इसे कहा जाएगा यानी अनुकूली विकिरण। अब इसका पहला उदाहरण है बेटे, पहला एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल नंबर 1 यानी डार्विन के फिंचे। तो डार्विन के फिंचे में आप देखो बेटे, ये पहले नंबर की इसकी चोंच इस तरह से है, इसमें आप देखोगे तो ये चोंच इस तरह से जा रही है, इसमें चोंच बेटे ये इस तरह से जा रही है और इसकी चोंच ये इस तरह से जा रही है। तो आप ये देखो कि डार्विन, देखो समझो ध्यान से कि डार्विन जब बीगल नामक जहाज पर बैठकर बेटे गैलापागोस द्वीप पर गया तो वहां उसने सबसे विचित्र चिड़ियाओं को देखा जिनका नाम दिया उसने डार्विन के फिंचे। ये जो चिड़ियाएं थी बेटे ये दक्षिण अमेरिका से गई हुई एक प्रजाति थी, ध्यान रखना, लेकिन गैलापागोस क्या था, 20 से 22 द्वीपों की छोटी छोटी श्रृंखला थी। तो उस श्रृंखला पर उसने देखा कि अलग अलग चोंच वाली चिड़ियाएं वहां के वातावरण के अनुसार जो है वो अलग अलग है। तो ये चिड़ियाएं पहले एक ही प्रजाति की हुआ करती थी, लेकिन भौगोलिक बाधा के कारण बेटे ये अलग अलग द्वीपों पर जाकर निवास करने लगी। फिर वहां के वातावरण के अनुसार इनकी चोंच में बदलाव आ गया। तो इनकी चोंच में बदलाव आया तो ये अलग अलग तरह की चोंच उसने देखी, तो वहां पर उसने दे दिए डार्विन के फिंचे। तो पहले तो बेटे ये एक ही आवास में थी, लेकिन बाद में ये विभिन्न आवासों में प्रसारित हो गई। तो ये उदाहरण था डार्विन के फिंचे। दूसरा उदाहरण बेटे यहां पर आप लोगे, ये सेकंड एग्जांपल है यहां पर दूसरा, मार्सुपियल एनिमल, मार्सुपियल जंतु, मार्सुपियल जंतु।
तो मार्सुपियल जंतु जिनमें ये शिशुधानी पाए जाते बेटे, उन्हें मार्सुपियल एनिमल्स कहा जाता है। ऐसा माना जाता था कि बेटे पहले ये एक ही आवास में मौजूद थे, यानी एशिया महाद्वीप में। बाद में बेटे भौगोलिक बाधाओं के कारण यहां से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप अलग हो गया। तो यहां आप देखो कि पहले मार्सुपियल एनिमल्स थे, लेकिन बेटे ये मार्सुपियल एनिमल्स, ये जैसे यहां पर ये शुगर ग्लाइडर है ना, ये तस्मानिया ओल्फ है, ये टाइगर कैट है, ये बेटे बैंडिट एंटर है, ये मार्सुपियल है, ये कंगारू है, ये ओम्बेट है, ये बैंडिकूट है, ये कायला है। तो इस तरह से ये अलग अलग जंतु जो हैं अलग अलग आवास में प्रसारित हो गए। तो ये दूसरा उदाहरण है मार्सुपियल जंतु। मार्सुपियल जंतु, मार्सुपियल जंतु। तो याद रखना बेटे, एक बार फिर मैं लिखवा देता हूं, यानी मार्सुपियल जंतु। और इसका तीसरा एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल है यानी लंग्स फिश, लंग फिशेस। अगला जो इसका एग्जाम्पल है वह है फेफड़ा मछलियां। तो फेफड़ा मछलियां बेटे तीन तरह की होती है। एक तो लेपिडोसाइरेन, लेपिडोसाइरेन। दूसरी होती है नियोसेरेटेडस, नियोसेरेटेडस। और तीसरी यहां पर होती है प्रोटोप्टेरस, प्रोटोप्टेरस। तो ये तीन तरह की फेफड़ा मछलियां होती है। तो बेटे एक फेफड़ा मछली तो दक्षिणी अफ्रीका से है, एक फेफड़ा मछली ऑस्ट्रेलियन लंगफिश है, और एक अमेरिकन लंगफिश है। ऐसा माना जाता था कि पहले तीनों मछलियां जो है वो बेटे एक ही आवास में थी, लेकिन भौगोलिक बाधाओं के कारण ये अलग अलग आवास में प्रसारित हो गई। तो याद रखो बेटे, यानी तीन एग्जाम्पल इसके आपको याद रखना है एडाप्टिव रेडिएशन के। पहला एग्जाम्पल तो डार्विन के फिंचे, ये सीधा याद रखना आप, डार्विन के फिंचे, डार्विन के फिंचे ये है, ये यहां पर ध्यान रखना बेटे, एडाप्टिव, एडाप्टिव रेडिएशन, एडाप्टिव रेडिएशन के एग्जाम्पल याद रखना, ये सीधा क्वेश्चन आता है। तो डार्विन के फिंचे भी, डार्विन के फिंचे। और सेकंड मार्सुपियल एनिमल, मार्सुपियल जंतु, मार्सुपियल जंतु। और तीसरा फेफड़ा मछलियां, फेफड़ा मछलियां। तीसरा एग्जाम्पल है इसका फेफड़ा मछलियां। इन तीनों में आप देखोगे तो एक ही आवास में रहने वाले जो जंतु है वो बेटे अलग अलग आवास में प्रसारित होकर अलग अलग प्रजातियों में विकसित हो जाते हैं। तो ये टॉपिक था बेटे हमारा, यानी पहले एविडेंस जिसका नाम था आकारिकी से जैव विकास के पक्ष में प्रमाण, जिसमें आपको समजात अंग, समवृत्ति अंग, उसके अलावा बेटे जो है क्या कहते हैं अवशेषी अंग, और एक छोटा सा टॉपिक था हमारा एडाप्टिव रेडिएशन यानी अनुकूली विकिरण। तो अनुकूली विकिरण में इतना सा याद कर लेना कि एक आवास में अलग अलग प्रजातियां मौजूद है, उनका अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में प्रसारित हो जाना, अलग अलग भागों में बट जाना या चले जाना, यह कहलाता है एडाप्टिव रेडिएशन। तो इसी के साथ में बेटे आज ये टॉपिक था हमारा। तो आपको एक बार फिर मोशन मंच की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बेटे।